नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं स्टैटिक जीके के पार्ट 6 वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 600 से लेकर के 700 तक। तो जो लोग भी चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट टू गेट सिलेक्शन इन एनी ऑफ द रेलवे एग्जामिनेशंस, इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस विच इज इम्पोर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मेंबर कौन नहीं है? तो क्यूबा इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। कनाडा है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, नॉट ए मेंबर। कनाडा है, चाइना है, यूएसए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBRD एंड IDA आर पार्ट ऑफ। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो है किसके पार्ट है? वर्ल्ड बैंक के पार्ट है। ठीक है। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर, IBRD का क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। और IDA का फुल फॉर्म क्या है? IDA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है। तो चलिए, आई होप सभी लोग को समझ में आ रहा है। वर्ल्ड बैंक का अगर मैं पूछूं हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप सब लोग को पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। IMF and World Bank were formed in 1944. In which city is their headquarter located? तो अभी जस्ट बताया मैंने, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। Which of the following is not a function of the International Monetary Fund? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कौन सा काम नहीं है? ठीक है। Monitoring financial and economic policies of the member countries, correct. Providing loans to countries that find it difficult to meet the international payments, बिल्कुल correct. Assisting mainly लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू इफेक्टिवली मैनेज देयर इकोनॉमीज, ये भी सही है। क्रिएटिंग इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ मिड मेंबर, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स बनाना ये IMF का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम? तो कौन वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए किसने मदद की थी? सपोर्ट किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने किया था। In which year was the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, better known as World Bank, established to help यूरोप रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेशन ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड? वर्ल्ड वार सेकेंड जो हुआ था उसको ठीक करने के लिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बनाया गया, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। तो कौन से ईयर में किया गया था? तो सभी लोग को अभी हमने बात किया, ये जस्ट अभी हमने बात किया 1944, हमारे देश की आज़ादी के 3 साल पहले ही बनाया गया था, 1944 में। चलिए, इन विच कॉन्फ्रेंस वेयर द वर्ल्ड बैंक and its associate institution, the International Monetary Fund, established by United Nations.
तो वर्ल्ड बैंक और एसोसिएट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों मिल करके कब बनाया गया, कौन से कॉन्फ्रेंस में? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ये जो कॉन्फ्रेंस था वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस था, जिसमें ये दोनों मिल करके वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट इज कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD एंड द वर्ल्ड बैंक was established in which year? 1944। अभी हमने जस्ट बात किया था हमारे देश की आज़ादी से 3 साल पहले। When did the इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड came into existence? सेम ईयर की बात हो रही है, बट थोड़ा सा ये समझ के चलना है कि जस्ट वर्ल्ड बैंक के बाद 1 साल के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जिस्टेंस हो चुका था। 44 में वर्ल्ड बैंक और IMF का 1945 में। In reference to international monetary transaction, what is the full form of international IMF? International Monetary Fund, just हमने बात किया। The headquarter of International Monetary Fund, वाशिंगटन DC। लेकिन एक बात है कि ये कौन से कंट्री में पूछा है, तो ये कंट्री कौन सा है? तो ये कंट्री है अमेरिका। ठीक है, वाशिंगटन DC, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन DC। तो नेक्स्ट टॉपिक आगे हम चलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन करने के बाद वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है एशियन कंट्रीज, ASEAN, एशियन कंट्रीज। ठीक है, एशियन कंट्रीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एशियन कंट्रीज का फुल फॉर्म क्या है। तो एशियन का फुल है एसोसिएशन ऑफ, एसी का मतलब क्या होता है? साउथ ईस्ट। क्या होता है? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आपको बताना है कि फाउंडिंग कंट्रीज कौन से हैं एशियन के। तो मलेशिया, कौन सा है? मलेशिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे। तो इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं मलेशिया के अलावा, जैसे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, सिंगापुर में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, मलेशिया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, ठीक है, थाईलैंड है और सिंगापुर है। तो ये जो कंट्रीज हैं ये एशियन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक है, MIPTS, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, जो रॉन्ग है, रिगार्डिंग एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन से रिलेटेड कौन सा रॉन्ग है? तो स्टेटेड विद द 3 ओरिजिनल मेंबर्स, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, 3 ओरिजिनल मेंबर्स नहीं थे इसके, तो ये वाला गलत है और ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 बैंकॉक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि थाईलैंड भी इसका मेंबर है, पता होगा आपको। इन्फॉर्मेशन रिसीव टिल टू 2019, नंबर ऑफ कंट्रीज इज 10, 10 कंट्री बन चुके हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन इज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन, ये भी बात सही है। तो ये 3 ओरिजिनल मेंबर्स थे, ये गलत बात है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेंबर्स थे कौन कौन से थे? मलेशिया था, इंडोनेशिया था, फिलीपींस था, थाईलैंड था और सिंगापुर था, यानी 5। ठीक है, 5 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, चलिए 3 नहीं था। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ विच ऑफ दिस ग्रुप्स, इंडिया कौन सा मेंबर नहीं है, कौन से ग्रुप का मेंबर नहीं है? ठीक है, तो इंडिया जो है वो डबल एफ नहीं आएगा, OF आएगा।
एशियान का मेंबर नहीं है, एशियान का मेंबर जो है इंडिया नहीं है। क्लियर है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन। ठीक है, ठीक है। तो बाद में सब मिला करके टोटल 10 हो गए थे, जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और एशियान का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ठीक है। बैंकॉक, थाईलैंड, 8 अगस्त 1967 में क्या हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 8 अगस्त 1967 थाईलैंड के बैंकॉक में इसका हेड, बैंकॉक में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता में, जकार्ता में इसका कैपिटल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ एशियन? थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर यस, इंडिया इज नॉट ए मेंबर। ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आइस, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका आंसर है मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल में है। और मॉन्ट्रियल कौन सी कंट्री में है? कनाडा। ठीक है। 1947, जस्ट जिस साल हमारे देश की आज़ादी हुई थी उसी समय पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेदरलैंड, हेग, पता है सभी लोगों को। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अभी हमने बताया था हेग नेदरलैंड्स में है। हेडक्वार्टर्स ऑफ नासा कहाँ पे? तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है पूछा गया है आपसे। तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। आप ऐसे भी सकते, यहाँ पे लिखा है वॉश, यहाँ लिखा है नाश, तो साउंड एक जैसा करता है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद कर सकते, नाश शाह, नाशा वाशा, तो नाशा वाशा इज वाशिंगटन डीसी। चलिए आगे चलते हैं। रियूटर्स इज ए न्यूज एजेंसी, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड? रियूटर्स का हेडक्वार्टर का यूके में है। कहाँ पे? यूके में इसका हेडक्वार्टर है। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इज सिचुएटेड एट? तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। कहाँ पर है? अबू धाबी में है। ठीक है। 2009 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है। और जगह का नाम है मजदर, मजदर इसका हेडक्वार्टर है। In which city is the headquarters of the International Rice Research Institute located? इंटरनेशनल राइस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे? लॉस बानोस में है। कहाँ पर है? लॉस बानोस। और लॉस बानोस जो है वो फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस में। ठीक है। तो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट ICRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, तो इसका लाओस बानोस कहाँ पर है? फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी? तो इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो है, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लोबल, फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस में है। चलिए आगे देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स? तो केमिकल वेपन्स का यूज ना हो, इसका हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? तो सभी लोग को पता होना चाहिए ये कहाँ पे? नेदरलैंड्स। ठीक है। हेग नेदरलैंड्स में ही आपका
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और केमिकल वेपन्स का प्रोहिबिशन का भी जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड्स में ही है। ठीक है, आई होप सभी लोग को क्लियर हो गया। इसको हम लोग शॉर्ट में OPCW भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, हेग नीदरलैंड्स में। तो ये भी हेग में ही है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी कहाँ पे है? हेग नीदरलैंड्स में है। Where is the headquarter of International Committee of the Red Cross situated? Red Cross situated तो गेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? गेनेवा में है। ठीक है, तो रेड क्रॉस कमिटी जो है वो कहाँ पे है? गेनेवा में है। सभी लोग को क्लियर है? चलिए, 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, 1917, 44 और 1963 में 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है रेड क्रॉस को। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, एबनॉर्मल मतलब नॉर्मली नोन एज द कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ क्या है? पॉलिटिकल। इसके अंदर मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो 54 मेंबर स्टेट्स है। ठीक है, 54 मेंबर स्टेट्स। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का था। हेडक्वार्टर की हम बात करें तो ये लंदन में है। कहाँ पे? लंदन। नेक्स्ट, द डिसॉल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? ठीक है, सोवियत यूनियन का डिसॉल्यूशन हो गया था। ठीक है, तो ये कौन सी ईयर में स्टार्ट हो गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये 1991 में इसका डिसॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोवियत यूनियन का डिसॉल्व होकर के 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गए थे। 15। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का कौन सा पार्ट नहीं है? तो अर्जेंटीना जो है यूरोपियन यूनियन का नहीं है, ग्रीस है, जर्मनी है, हंगरी है, लेकिन अर्जेंटीना जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्जेंटीना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश्ड? यूरोपियन यूनियन कौन सी ईयर में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट? 1993 में हुआ था। मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, यूरोपियन यूनियन, क्लियर है सभी लोगों को? नेक्स्ट, आफ्टर द साइनिंग ऑफ विच ट्रीटी डिड द यूरोपियन कम्युनिटी केम टू बी नोन एज द यूरोपियन यूनियन? कौन सा ट्रीटी साइन करने के बाद? तो आपको पता होना चाहिए, द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच जो है 1992 का, इस ट्रीटी को साइन करने के बाद यूरोपियन कम्युनिटी का नाम यूरोपियन यूनियन कहला गया था। ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच 1992। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का मेंबर कौन है? तो श्रीलंका जो है बिम्स्टेक का मेंबर है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो बिम्स्टेक की कंट्रीज कौन कौन से मेंबर है? तो बिम्स्टेक, ठीक, तो बिम्स्टेक का पहले फुल फॉर्म जान लेंगे सभी लोग। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बी का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी, याद रखिएगा मल्टी सेक्टरल है, मल्टीलेटरल नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मल्टी सेक्टरल, टी से है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन से ईयर में आया था? तो ये 1997 में। कौन से ईयर में? 1997 में। इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? ठीक है, बी से तो याद रखेंगे, बहुत लोगों को मैंने याद भी कराया था, BBI NSMT,
NSMT, बी से बांग्लादेश, ठीक है, फिर बी से भूटान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, एस से श्रीलंका, एम से म्यांमार और टी से थाईलैंड। ये है बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज, BBI-NSMT। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो अभी हमने क्या क्या बोला था, देखिए जरा सब लोग। BBI-NSMT, BBI-NSMT। पी से बांग्लादेश, भूटान, ठीक है, इंडिया, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, ठीक है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव्स नहीं है, म्यांमार है, तो ये गड़बड़ ना होना चाहिए, हाँ? म्यांमार है और टी से थाईलैंड, मालदीव्स नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, म्यांमार। म्यांमार होना चाहिए लेकिन मालदीव्स इसका रॉन्ग आंसर है। इन विच ईयर डिड इंडिया ज्वाइन द संघाई कॉर्पोरेशन। तो अगला टॉपिक है हमारा संघाई। संघाई कॉर्पोरेशन कब इंडिया ज्वाइन किया था, ठीक है। संघाई कॉर्पोरेशन इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017 में। 2017 में संघाई कॉर्पोरेशन को ज्वाइन किया था इंडिया ने, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल के बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएन हेनरी डोनाल्ड, जीएन हेनरी डोनाल्ड स्विस बिजनेसमैन थे, was main inspiration for the setup of international humanitarian organization। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करने में इन्होंने अपना योगदान दिया था, जीन हेनरी डुनांट ने। तो ये है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। हु इज द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी, अभी हमने जस्ट बात किया, जीएन हेनरी डोनाल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये तो गलत है, यूएसए में नहीं है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पे है, यूके लंदन में है, लंदन, और लंदन में कौन सा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओपेक वाइनास्ट्रिया सही है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन डीसी सही है, WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड ये भी सही है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। व्हेन वाज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन जेनेवा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको बताना है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 दिसंबर 2003। HRC का ह्यूमन राइट्स कमीशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था 2003 में 24 दिसंबर को, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टीवी चैनल डेडिकेटेड टू ह्यूमन राइट्स लॉन्च्ड। ठीक है, ह्यूमन राइट्स से डेडिकेटेड एक फर्स्ट टीवी चैनल बनाया गया था, वो कहाँ बनाया गया था, कौन से कंट्री में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था यूके में। कहाँ पे, यूके में। इसके ऑडियंस 20 कंट्रीज थे, यूरोप में, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में।
नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पहला और सबसे पुराना इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको बताना है ये कहाँ पर बनाया गया था और उसका नाम भी क्या था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज कौन से, बेल्जियम थे, फ्रांस थे, जर्मनी थे, हाँ, नेदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड फेयर, कौन सा करेक्ट है, हेडक्वार्टर से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गलत हो गया कि सही है, आपको बताना है कि गलत है या सही है। तो करेक्टली मैच्ड फेयर, ये तो गलत है, ये तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होना चाहिए। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है ये। जिस वर्ड के आगे ओ लगा हो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगा, तो ये गलत हो गया। इनको चाहिए करेक्टली मैच्ड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी गलत है, ये है आपका कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए। यूनाइडो, ये ड्रग्स वाला, अब ये ड्रग्स वाला है या इंडस्ट्रियल वाला है, तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ये। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल वाला जो है वो एनास्ट्रिया में सही है। यूनेस्को, ये गलत तो हो गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। यूनेस्को जो है वो पेरिस फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस। ठीक है, अगर ये यूनिसेफ होता तो अमेरिका हो जाता। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये गलत हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो बताइए आप लोग, तो करेक्टली मैच्ड बताइए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ, इंडिया कौन सा किसका मेंबर है, तो इंडिया मेंबर है साफ्टा का। अब साफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, साफ्टा का फुल फॉर्म है द साउथ एशियन फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, आगे द भी लगता है वैसे तो, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो साफ्ता एसोसिएट मेंबर है, साफ्ता का मेंबर है इंडिया। ठीक है, नेम ऑफ कंट्री विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, कौन सा मेंबर कंट्री नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सिंगापुर नहीं है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मालदीव है। तो मैं आपको बता दूं कि साफ्ता के जो कंट्रीज मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं। साफ्ता के मेंबर कंट्रीज है, सबसे पहले तो जैसे हमने बात किया इंडिया ही है। ठीक है, उसके अलावा अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, भूटान है। ठीक है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये कंट्रीज है साफ्ता के मेंबर्स। ठीक है, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। नेक्स्ट, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज होता है। G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, और ये वो 7 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिस्क्राइब्ड एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, ये G7 कंट्रीज होता है। अब सवाल ये कि G7 के अंदर आते कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो G7 कंट्रीज के अंदर आता है कनाडा,
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस। ठीक है, तो CFGI, ठीक है, UJU, C से कनाडा, F से फ्रांस, G से जर्मनी, I से इटली, U से यूके, J से जापान, U से यूएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसको प्रोटेक्शन देती है? ह्यूमन राइट्स। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? वीपो ऑर्गेनाइजेशन है, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिस वर्ड के साथ हो उसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा में होता है, स्विट्जरलैंड, वीपो का। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अभी हमने बात किया था रिया का, REA, रिया, इसका अबू धाबी में हमने बात किया था। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म WWF? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है इसका। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। और पांडा जो है, पांडा इसका जो है लोगो है। नेक्स्ट, which of the following is not an economic grouping formed by different nations to strengthen their economies? तो G20 सही है, सार्क सही है, L8 जैसा कुछ नहीं है। ठीक, तो कोई इकोनॉमिक ग्रुपिंग नहीं है L8, जबकि G20 है 20 कंट्रीज, सार्क कंट्रीज है, G7 भी है, ग्रुप ऑफ 7, बट L8 जैसा कुछ है नहीं। ठीक है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ OECD? OECD, तो OECD कमेंट सेक्शन में बताएंगे OECD का फुल फॉर्म क्या है। चलिए मैं बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो OECD का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, तो इसके कितने कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज देखने को मिले? मेंबर 38 मेंबर कंट्रीज, 38 मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है वो कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरोपियन कमीशन। क्या होगा, यूरोपियन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम इज यूज्ड टू डिमिनिश। क्लीन डेवलपमेंट, ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन अगर होगा तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सक्सेसफुल होगा। और ये जो है बेसिकली एक क्योटो प्रोटोकॉल था जो 1990, क्योटो प्रोटोकॉल, कौन सा, क्योटो प्रोटोकॉल। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1997 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो एमिशन को कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बिल्कुल गलत, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। आप लोगों को पता होगा गुरुग्राम, ठीक है, गुड़गांव बोलते हैं, तो गुरुग्राम या फिर गुड़गांव भी बोल सकते हैं आप। गुड़गांव पहले नाम था, फिर गुरुग्राम बना, और ये कौन सा जगह है, हरियाणा में, और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है BIS बोलते हैं, इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेजल स्विट्जरलैंड में है ये, बेजल के स्विट्जरलैंड में, बेजल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सेटलमेंट। स्विस बैंक भी पता ही है आपको, सारे बैंकिंग का टर्म्स की बात करें तो स्विस बैंक भी तो आपका कहाँ पे है, स्विस बैंक स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं। When did the sustainable development word came into existence? Sustainable development ये जो वर्ड है कौन सी ईयर में निकल कर बाहर आया, तो 1987, भारत की आज़ादी के 40 साल के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म निकल कर बाहर आया है, या फिर एग्जिस्टेंस हुआ इसका 1987। नेक्स्ट, ब्रेक्सिट वर्ड ऑफन सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री। ये जो ब्रेक्सिट वर्ड है कौन से कंट्री से, यूके। तो ब्रिटेन आपने सुना होगा, तो ब्रिटेन, ब्रेक्सिट साउंड थोड़ा सा एक जैसा करता है, ठीक है, ब्रेक्सिट, यूके। Which of the following countries becomes the vice president of Asian Pacific Zone of World Customs Organization? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया, ठीक है, तो एशिया पैसिफिक जो कस्टम्स की बात अगर करें तो उसमें इंडिया ना वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is the one of the founders of Banyan Nations, India's first firm to win Dell People Choice Award for the Circular Economy at World Economic Forum in Davos? कौन है ये है मानी वाजपेयी, ठीक है, बनियान नेशंस के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है आपका बर्लिन में। कहाँ पे, बर्लिन में, ठीक है। इसमें अनप्रिविलेज जो लोग होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो करप्शन है उसे कम करने की बात हो रही है। तो और उन लोगों के भी ध्यान देना है जो पुअर है और अनप्रिविलेज्ड है, ठीक है। बेसिकली ये एनजीओ है जो करप्शन के खिलाफ वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट ऑन द मेची रिवर along the Indo-Nepal border at an estimated cost of rupees 158.65 crores.
विल फाइनेंस फ्रॉम विच सोर्स, ये पैसा कहाँ से आएगा? मेची रिवर पे इंडो नेपाल बॉर्डर पे एक ब्रिज बनाने की बात चल रही है, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा कौन देगा? ये पैसा देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? जस्ट हमने एक बता ही मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है? हेडक्वार्टर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? स्पेस प्रोग्राम। चैप्टर 6 स्पेस प्रोग्राम। चलिए, तो पूछा गया है क्वेश्चन, इन विच कंट्रीज स्पेस क्राफ्ट डिड राकेश शर्मा ट्रेवल इनटू स्पेस? आपको पता है इंडियन एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस गए थे, लेकिन किस कंट्री का स्पेस क्राफ्ट यूज किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए सोवियत यूनियन का। ठीक है, सोवियत यूनियन का। तो ये जो लॉन्च कब हुआ था, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 2 अप्रैल 1984। और आपको ये बताना है कि ये कितने दिन अर्थ में स्पेंड, अर्थ के अराउंड जो है 8 डेज स्पेंड किया था इन्होंने स्पेस पे, 8 डेज। ठीक है, और जो मिशन का नाम था, उस मिशन का नाम था T11 मिशन ऑफ USSR। चलिए आगे देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस? तो जस्ट अभी हमने बताया राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस। Which of the following spacecraft was used by Rakesh Sharma for its historic space journey? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट का इसने यूज किया था स्पेस पे जाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What was the name of the spacecraft by which Rakesh Sharma traveled to space? Soyuz T11. Dash in Hyderabad is responsible for remote sensing, satellite data acquisition and processing, data dissemination, aerial remote sensing and decision support for disaster management. तो कौन सा है जो हैदराबाद में लोकेटेड है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म GEO? तो GEO का बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रहे ये लॉन्च है, लॉन्चिंग नहीं है, लॉन्चिंग नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक जैसे ही साउंड करेंगे आपको, बट याद रखिएगा लॉन्चिंग नहीं होना चाहिए, लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार हैज बीन यूज्ड इन विच सैटेलाइट? तो एक्स बैंड का जो है वो कौन सा सैटेलाइट का जो रेडार है एपर्चर यूज किया जाता है? तो वो है रिसेट 2B। ठीक है, रिसेट 2B। श्रीहरिकोटा वन ऑफ द 2 स्पेस लॉन्च स्टेशन इंडिया इज लोकेटेड। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है आपको बताना है। तो सभी लोगों को पता है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश कोस्ट लाइन में है। ठीक है, और ये सतीश धवन नाम सुना होगा आपने, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर
ठीक है, चलिए। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेम द फर्स्ट स्टूडेंट सैटेलाइट built by an Indian high school student team and launched by NASA। इंडिया के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने बनाया था ये सैटेलाइट और लॉन्च नासा ने इसको लॉन्च किया। बहुत गर्व की बात है। इसका नाम था कलाम सेट। एपीजे अब्दुल कलाम को ट्रिब्यूट पे ये कलाम सेट बनाया गया था इंडियन स्टूडेंट्स के। इसको बनाने के लिए 12 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, 12 स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स कहाँ के बिलोंग करते थे? तमिलनाडु के। ये स्टूडेंट्स कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी? मल्टी वेवलेंथ, बहुत सारा मल्टी वेवलेंथ, एक वेवलेंथ मल्टीपल, फर्स्ट डेडिकेटेड, तो ये कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोसेट। मल्टी वेवलेंथ का सैटेलाइट है एस्ट्रोसेट। ठीक है, ये भी सतीश धवन रिसर्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और किससे लॉन्च किया गया? PSLV सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-30। ठीक है, इसे न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्सरे सोर्सेज, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है और अल्ट्रावायलेट रीजन के बारे में पता लगाया जा सकता है। इन विच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन? मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सभी लोगों को पता है 2012 में इसरो ने मार्स मिशन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज इंडियाज फर्स्ट वेंचर इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस? तो पहला इन्वेस्टमेंट जो है इंटरप्लैनेटरी स्पेस में भारत का कौन सा था? तो सभी लोगों को पता है ये। ठीक है, मॉम, नाम क्या है? मॉम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मंगलयान मिशन। क्या बोलेंगे? मंगलयान मिशन। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म था मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं इसमें कि PSLV C-25 एक्सेल से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और वही सतीश धवन रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान लॉन्च्ड? तो जस्ट हमने बात किया इसके बारे में 2013। Which of the following is related to the interplanetary mission of India? Mangalyaan. The term mom was recently news related to Mangalyaan. Next, where was the first experimental satellite telecommunication earth station set up in 1967 in India? तो टेलीकम्युनिकेशन, ध्यान रहे टेलीकम्युनिकेशन, तो ये अहमदाबाद में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था ये 1967 में। When was the Indian National Committee INC for Space Research? ठीक है, स्पेस रिसर्च के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कमेटी, और वो कौन सा साल में ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1962 में। तो अगर मैं बात करूं 1962 और 1947 में हम लोगों की आज़ादी हुई थी। 12 में 7 जाएगा 5 आएगा और यहाँ पे बचा 5 15 ईयर्स के बाद। ये मैंने कैलकुलेट जानबूझ के आपके सामने किया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रहे कि देश की आज़ादी के 15 ईयर्स के बाद
नेशनल कमेटी बनाई गई कि हमारे पास खुद का स्पेस रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 फरवरी था वो डेट, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज सेड टू हैव बिगन इन, अभी जस्ट हमने बात किया था 1962, 1962 with the setting up of INCOSPAR by the Indian government. Next, EMISAT, EMISAT, EMISAT। हम बात EMISAT की करें तो ये एक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट है? इंटेलिजेंस सैटेलाइट है ये। PSLV VC45 लॉन्च किया था हमने, PSLV C45 सीरीज। ठीक है, वही SD सतीश धवन रिसर्च सेंटर से हमने इसको लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट, चंद्रयान फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंडिया फर्स्ट मिशन टू मून लॉन्च सक्सेसफुली, सक्सेसफुल फर्स्ट जो था ना चंद्रयान फर्स्ट था, लेकिन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2008 में किया था हमने, अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन कितने अक्टूबर की बात है? 22 अक्टूबर की बात है, 22 अक्टूबर 2008, वो गोल्डन दिन जिस दिन हमने चंद्रयान फर्स्ट को। अब सवाल यह है कि इसको हमने एक लॉन्च कहाँ से किया था? तो ये हमने लॉन्च किया था PSLV C11, ठीक है, से लॉन्च किया था। ठीक है, जबकि इसके अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 की थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। चंद्रयान सेकंड हमने 22 जुलाई, वो गोल्डन दिन 22 जुलाई, जिसे PM मोदी जी भी बहुत अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दिया था उन्होंने, और ये भी हमने श्रीहरिकोटा से हमने लॉन्च किया था। और GSLV याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, MK थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। श्रीहरिकोटा वही SDRC, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और इसका C11 सीरीज था। ठीक है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट हमने लॉन्च किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, जो लॉन्च व्हीकल नहीं है, तो आपको बताना लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी कौन सा नहीं है। GSLV है, यस बिल्कुल सही, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल करेक्ट। MSLV नहीं है, ASLV यस, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी सही है, लेकिन MSLV जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए कि केरला के तिरुवनंतपुरम। तो अभी तक हमने बात किया था सतीश धवन रिसर्च सेंटर जो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में लोकेटेड था। अब हम बात कर रहे हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कहाँ पे लोकेटेड है? तिरुवनंतपुरम, केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए सारल, सारल जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, विच इंडियन सैटेलाइट गैदर्स डेटा फॉर
ओशियोनोग्राफिक, कोस्टल एंड एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन। तो IRSP-4, तो IRSP-4 जो है इंडियन सैटेलाइट है जो ओशियोनोग्राफिक, कोस्टल और एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन के बारे में बताता है। ये भी हरिकोटा से हमने लॉन्च किया था। विच इंडियन सैटेलाइट गैदर्स डेटा फॉर ओशियोनोग्राफिक, कोस्टल एंड एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन। अभी हमने जस्ट बात किया था IRSP-4। इन विच स्टेट इज द सतीश धवन रिसर्च सेंटर हरिकोटा। ये तो सभी को अभी हमने जस्ट बात किया, आंध्र प्रदेश। आफ्टर द मार्स मिशन विच इंटरप्लैनेटरी मिशन इज इंडिया आइंग एट। मार्स मिशन के बाद इंडिया का अगला टारगेट कौन सा मिशन पे है, तो आपको बताना है ये वेनस पे। किस पे है? वेनस पे। तो वेनस पे हमारा अगला टारगेट है, ठीक है। तो इसका नाम जो होने वाला है वो है शुक्रयान। क्या नाम है? शुक्रयान। चंद्रयान तो मार्स मिशन हो गया, ठीक है, लेकिन अब हम बात करें शुक्रयान। शुक्रयान फर्स्ट, तो इंडिया फर्स्ट मिशन होगा और ये हमने 2024 में प्लान आउट किया था, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज जीपीएस सैटेलाइट सर्कल द अर्थ। एक जीपीएस सैटेलाइट अर्थ के राउंड कितने बार घूम सकता है, तो आपको बताना है कि कितनी बार घूम सकता है। वंस एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे में एक जीपीएस सैटेलाइट पूरे अर्थ के चक्कर लगा सकता है। हर 12 घंटे में एक जीपीएस सैटेलाइट पूरे अर्थ का चक्कर लगा सकता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन डी, ये हमने बात कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV स्टैंड फॉर, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी। Which of these is the historical launcher of ISRO? हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, बहुत फेमस, तो आपको पता होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एक हिस्टोरिकल लॉन्च है, इसरो का लॉन्चर है। जीपीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इज ए नेटवर्क ऑफ सेवरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड ऑफ। जीपीएस जो है कितने एल्टीट्यूड के ऊपर रखा हुआ है, मतलब हम पता लगा सकते हैं जो सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के राउंड घूमता रहता है। तो कितना किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर। कितना? अर्थ के ऊपर 20,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाज डिजाइन्ड एंड बिल्ट एंटायरली इन इंडिया। पहला सैटेलाइट पूरी तरह से डिजाइन भी इंडिया में किया गया था और बनाया भी इंडिया में था, लेकिन ये लॉन्च कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 बाय रशियन स्पेस लॉन्च व्हीकल नेम्ड कॉस्मोस 3M फ्रॉम द कापुस्टिन यार साइट। तो आपको बताना है इसका नाम क्या था। इसका नाम था इंडिया का पहला आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे थे, आप सभी लोगों को पता है। 19 अप्रैल 1975 को ये लॉन्च किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री assisted India to launch its first artificial satellite in 1975? जस्ट हमने बात किया सोवियत यूनियन। When did India launch its first satellite? जस्ट अभी हमने बता किया 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975। What was the name of the first Indian satellite launched into the orbit? फर्स्ट इंडियन, जस्ट हमने बात किया आर्यभट्ट, ठीक है। In which year did India launch its first satellite? 1975, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
विच वाज द फर्स्ट अनमैन्ड सैटेलाइट बिल्ट बाय आईएसआरओ। अनमैन्ड मतलब जिसमें आदमी नहीं जाएगा, जो इसरो ने बनाया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और वो कौन सा था? आर्यभट्ट था। कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर. So we have completed 700 questions. So this is the end of the part. So those who are first to the channel, subscribe the channel and share with your friends. So मैं प्रोफेसर वीरेंद्र सर फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस वीडियो के लिए कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. तो ये पार्ट 6 वीडियो था. अब हमने पार्ट 7 वीडियो के बारे में बात कर लिया है. तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था. अब हमारा पार्ट 7 आज हमने कंप्लीट कर लिया है. तो स्टैटिक जीके का पार्ट 7 सीरीज आज कंप्लीट होता है. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट स्टैटिक जीके का पार्ट 8 वीडियो में. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.